हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नो योर कंट्री। तो फ्रेंड, जैसे कि अपनी फंडामेंटल राइट की जो सीरीज चल रही है, तो उसमें हमने लास्ट में कुछ फंडामेंटल राइट डिस्कस किए थे। तो उसमें से एक राइट था कि राइट, जैसे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर कि स्टेट के द्वारा हमारे राइट का हनन होता है या किसी अन्य पर्सन के द्वारा अपने राइट का हनन होता है, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। तो ये तो जान लिया था हमने। तो उसमें था एक रिट्स का ऑप्शन था कि रिट्स क्या होती है। तो रिट्स कितने टाइप की होती है, बेसिकली क्राइटेरिया तो हमने जान लिया था, पर डिटेल में जानते हैं कि रिट्स क्या होती हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कैसे इशू की जाती हैं, किसके खिलाफ इशू की जाती हैं, कितना बड़ा दायरा होता है। तो उसके विषय में जानते हैं। तो फ्रेंड, बने रहिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं रीड से। जानते हैं कि इसके टाइप और स्कोप के विषय में। तो जो अपनी सुप्रीम कोर्ट होती है, उसके पास ये पावर होती है अंडर आर्टिकल 32। और जो हाई कोर्ट होती है, उसके पास ये पावर होती है अंडर आर्टिकल 226। इस दोनों आर्टिकलों के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकती हैं। और वो कौन कौन सी रिट्स हैं जिसको इशू कर सकती हैं? पहला है habeas corpus है, दूसरा मैंडेमस है, तीसरा है प्रोविजन है, और चौथा है सेक्रेटेरियल, और पांचवा है क्यू वारंटो। और फर्दर क्या होता है, पार्लियामेंट, जो अपनी पार्लियामेंट होती है, उसके पास पावर होती है अंडर आर्टिकल 32 के तहत। वो किसी भी कोर्ट को पावर दे सकती है कि वो रिट्स इशू कर सकती है। फिलहाल अभी के लिए क्या है कि ऐसा कोई प्रोविजन बनाया नहीं गया है। तो ओनली जो सुप्रीम कोर्ट होती है या हाई कोर्ट होती है, अपनी उन्हीं के पास रिट्स इशू करने की पावर होती है। और अपनी कोई भी अलग से कोर्ट हो गए, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उससे लोअर लेवल पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए, तो उनके पास ये पावर नहीं होती। और ये बिफोर 1950, 1950 से पहले क्या था कि कुछ ही हाई कोर्ट के पास ये पावर थी। जिसमें कौन कौन सी हाई कोर्ट है, जिसमें कोलकाता हाई कोर्ट हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, इन्हीं के पास ये रिट इशू करने की पावर थी। कुछ समय बाद आर्टिकल 226 के तहत ये पावर सभी हाई कोर्ट के पास एक्सटेंड कर दी गई कि सभी हाई कोर्ट रिट्स इशू कर सकते हैं। पहले जो 3 हाई कोर्ट के पास थी, अब वो क्राइटेरिया बढ़ाकर सभी हाई कोर्ट को कवर करने लग गया। और जो ये अपनी रिट्स हैं, ये इंग्लिश लॉ से बोरो की गई हैं, उधार ली गई हैं, वहां से ली गई हैं, इसलिए इन्हें प्रेरोगेटिव रिट्स कहा जाता है, यानी कि विशेषाधिकार रिट्स कहा जाता है। और जिन ये रिच हैं, इनको इंग्लैंड में फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो इसको इशू या एक्सरसाइज करने का अधिकार, जो विशेष अधिकार है, वो किंग के पास है, किंग का था। वो जो फिलहाल अब भी है, इसलिए उसे फाउंटेन ऑफ जस्टिस कहा जाता है। और लेटर उसके बाद क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने भी ऐसा रिट इशू करना स्टार्ट कर दिया कि जो ब्रिटिश पीपल थे, उनके राइट को अपहोल्ड करने के लिए, उनको रेमेडीज के लिए, और उनकी लिबर्टी के लिए, कि कहीं हर्ट ना हो किसी भी तरीके से, तो ब्रिटिश हाई कोर्ट ने भी ऐसा कुछ करना स्टार्ट कर दिया। जो रिट्स डायरेक्शन है, जुरिडिक्शन है, सॉरी जुरिडिक्शन है, तो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट से अलग है 3 मैनर में। आइए जानते हैं वो 3 मैनर कौन कौन से हैं जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रिट्स जो जुरिडिक्शन है वो अलग अलग है। तो जिसमें फर्स्ट है कि जो सुप्रीम कोर्ट है अपना, तो वो रिट्स इशू कर सकता है ओनली एनफोर्समेंट के लिए, फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए। जबकि हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रिट्स इशू कर सकता है जो अपने फंडामेंटल राइट है उसके एनफोर्समेंट के साथ साथ किसी दूसरे पर्पज के लिए भी जो रिट्स है वो इशू कर सकता है हाई कोर्ट। अब ये जो दूसरा है कि अदर पर्पजेज कौन से हैं, तो वो कौन, उसमें क्या क्या आता है, जो जो एक्सप्रेशन जो अदर पर्पजेज है, उसमें क्या होता है कि ऑर्डिनरी लॉ भी होता है, लीगल राइट होता है, कि जो सिंपल राइट दिए जाते हैं, तो हाई कोर्ट उसके लिए भी रिट्स इशू कर सकता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं होती रिट्स इशू करने की। सुप्रीम कोर्ट उन्हीं मामलों में रिट्स इशू कर सकता है जो कि फंडामेंटल राइट के से रिलेटेड हो, फंडामेंटल राइट से। और जबकि हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ किसी दूसरे जो लीगल लीगल ऑर्डिनरी राइट, साधारण लीगल राइट होते हैं, उनमें भी इशू कर सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जो हाई कोर्ट का जो रिट्स का दायरा है वो सुप्रीम कोर्ट से बड़ा है। और दूसरा रीजन है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट हो सकता है, तो वो रिट्स इशू कर सकती है, अगेंस्ट पर्सन कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है, पूरी थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की पूरी टेरिटरी पे भी कर सकती है, चाहे वो पर्सन कहीं से भी हो। जबकि हाई कोर्ट कोर्ट के पास ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट इशू कर सकती है रिट्स वो पर्सन के खिलाफ, चाहे वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो या किसी अथॉरिटी के खिलाफ हो, जब वो किसी की जैसे जो टेरिशियल
टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है कि जो उसका एरिया होता है वहां पे इशू कर सकती है। और अगर उसको जो आउटसाइड जो उसका एरिया है, टेरिटोरियल एरिया होता है जुरिडिक्शन का, उससे बाहर रिट्स इशू करनी होती है, तो उसका सिर्फ एक काज होता है कि अगर जो उसका काज ऑफ एक्शन है वो उसके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में फॉल करता हो, तभी हाई कोर्ट है जो रिट्स इशू कर सकती है आउटसाइड इसके दायरे के। इसलिए कहा जाता है कि जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का है वो हाई कोर्ट से बड़ा है, इशू से बड़ा है रिट्स इशू करने में, क्योंकि यह जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो कहीं भी पूरी इंडियन टेरिटरी में कहीं भी रिट्स इशू कर सकती है, जबकि हाई कोर्ट के पास ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट वहीं पे इशू कर सकती है जहां उसका टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होता है। जैसे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हो गया, तो उसका जो टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है वो इंक्लूडेड हो गया, जैसे इसमें पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, तो इन्हीं के लिए इशू कर सकती है। जैसे अगर कोई हम और अन्य अन्य कोई कोर्ट ले, जैसे कोई राजस्थान में कोई कोर्ट हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट हो गया, तो दिल्ली के लिए इशू कर सकता है। अगर दूसरी शर्त ये है कि अगर उसको वो बाहर इशू करता है तो जो उसका काज ऑफ एक्शन है तो वो उसकी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में फॉलो होना चाहिए। और जो थर्ड एरिया है जिसमें हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन और सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन डिफरेंट है, वो है कि जो आर्टिकल 32 है वो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। तो जो आर्टिकल 32 अपने आप में फंडामेंटल राइट है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको एक्सरसाइज करने से मना नहीं कर सकती, उसको करना ही पड़ता है क्योंकि फंडामेंटल राइट में। जबकि दूसरे हैंड क्या होता है, जो रेमेडी अंडर आर्टिकल 226 है, जो हाई कोर्ट के पास पावर होती है रिट्स इशू करने की, वो डिस्क्रिशनरी है, यानी कि ऑप्शनल है। तो हाई कोर्ट मना भी कर सकती है जो रिट्स इशू करने से, एक्सरसाइज करने से, पर सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसका ये जो फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट में इंक्लूड है अंडर आर्टिकल 32, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकती। और जो अपना आर्टिकल 32 है वो केवल जैसे सुप्रीम कोर्ट को शक्ति प्रदान नहीं करता, जैसा कि आर्टिकल 226 उच्च न्यायालय को अपने सामान्य अधिकार क्षेत्र के हिस्से के रूप में मौलिक अधिकारों या अन्य अधिकार के परिवर्तन के लिए रिट जारी करने के लिए करता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय का गठन मौलिक अधिकारों के रक्षा और उसके गारंटर के रूप में किया गया है। तो ये तीन तीन का जो पॉइंट है कि हम बताते हैं कि कैसे हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट से अलग है। सुप्रीम कोर्ट को जैसे एक गारंटर के यूप और डिफेंडर के रूप में में दिखाया गया है, जो फंडामेंटल राइट का होता है, जबकि हाई कोर्ट का ये होता है कि वो अगर चाहे तो अपनी पावर को यूज कर सकती है रिट्स की, और नहीं चाहे तो नहीं। बट सुप्रीम कोर्ट के केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट को गारंटेड ये यूज करनी पड़ती है जो फंडामेंटल राइट पे अगर किसी का हनन हो रहा है तो, क्योंकि ये इटसेल्फ ही एक फंडामेंटल राइट है इसको यूज करना, तो इसको सुप्रीम कोर्ट इसको मना नहीं कर सकती। तो आइए अब हम जानते हैं कि जो रिट्स होती है उसका स्कोप क्या होता है, और मतलब कि उसमें क्या क्या आता है, कि कौन कौन सी रिट्स हैं, कि उसका स्कोप क्या है, उसका कितना वाइड एरिया है। तो जो रिट्स होते हैं हम जानती हैं 32 और 226 के आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो जिसमें फर्स्ट रिट्स है वो है हबियस कॉर्पस। ये लेटिन टर्म है जिसका मतलब है कि टू हैव द बॉडी ऑफ। और ये एक तरह का ऑर्डर होता है जो सुप्रीम कोर्ट एक पर्सन को देती है जिसने किसी दूसरे पर्सन को डिटेन किया है, कि जो उसको प्रोड्यूस किया जाए उसके सामने। तो इसलिए ये इसको कहा जाता है टू हैव द बॉडी ऑफ, कि उसको पर्सन को जिसको डिटेन किया है उसके सामने प्रस्तुत किया जाए। तब सुप्रीम जैसे कोर्ट क्या करती है, इसके चेक काज को कि क्या कारण थे उसको चेक करती है, और लीगलिटी क्या, और उसके डिटेंशन को चेक करती है कि वो सही कानून तौर पे सही है या गैर कानूनी है, तो उसको चेक करती है। अगर ये पाया जाए कि अगर वो गैर कानूनी है तो उसको पर्सन जो डिटेन किया है उसको फ्री कर देती है, अगर उसका डिटेंशन जो है वो इलीगल पाया जाए। तो इसलिए क्या है कि जो ये रिट्स है ये इसको बुलवर्क इंडिविजुअल लिबर्टी का रक्षक कहा जाता है, कि अगेंस्ट जो आर्बिट्री डिटेंशन होते हैं, कि जब किसी को डिटेन कर लिया जाता है तो अगर वो इलीगल पाया जाए तो उस पर्सन को कोर्ट फ्री कर देती है। यहाँ पे उसका लीगल स्टेटस भी चेक होता है कि वो सही तरह से
इशू की मतलब कि जो डिटेंशन है वो इलीगल है या लीगल है, तो उसको चेक किया जाता है। और जो ये अपना हार्बियस कॉर्पस रिट्स है, इसको दोनों के खिलाफ जो वो, चाहे वो पब्लिक अथॉरिटी हो या प्राइवेट इंडिविजुअल हो, दोनों के खिलाफ ही इशू किया जा सकता है। और जो दूसरे रिट्स होते हैं वो क्या, जो दूसरे रिट्स होते हैं उनका कुछ क्राइटेरिया होता है, वो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बढ़ेंगे तो आगे जानेंगे। तो दूसरा क्या होता है कि जो ये रिट्स होती है, जो हैबियस कॉर्पस होती है, वो कहाँ कहाँ इशू नहीं की जा सकती, तो आइए उसके विषय में जानते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये रिट्स इशू नहीं की जा सकती। तो वे 4 पॉइंट है जहाँ पे ये रिट्स इशू नहीं की जा सकती। पहला है कि जहाँ डिटेंशन अगर लॉफुल हो, और दूसरा है कि अगर अगर जैसे प्रोसीडिंग जो भी चल रही है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की चल रही हो या लेजिस्लेचर की चल रही हो, कि जैसे कोर्ट की अवमानना या लेजिस्लेचर की अवमानना चल रही हो, तो वहां पे इसको इशू नहीं किया जा सकता। और तीसरा, जहाँ डिटेंशन हो वो बाय कंटेम्प्ट कोर्ट के द्वारा हो, कि कोर्ट ने ऑर्डर दिए हो कि उसके द्वारा डिटेन किया गया, तो वहां पे ये इशू नहीं की जा सकती। और जो फोर्थ पॉइंट है वो कि जो डिटेंशन अगर आउटसाइड कोर्ट के जुरिडिक्शन के बाहर किया गया हो, तो उस केस में भी यहाँ डिटेंशन जो होती है, रिट्स इशू है, वो इशू नहीं की जाती। और जो नेक्स्ट रिट्स अपनी है वो है मंडमस। इसका मीनिंग क्या है कि वी कमांड, जैसे हम ऑर्डर देते हैं, तो ये क्या होता है कि ये हाई जैसे कोर्ट के द्वारा इशू की जाती है। जो पब्लिक ऑफिशियल होते हैं उनको क्या कहा, आस्किंग देम टू, उनको कहा जाता है कि अगर वे अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो उनके खिलाफ ये इशू की जाती है कि वो अपनी ड्यूटी को, ऑफिशियल जो परफॉर्म ड्यूटी होती है उसको परफॉर्म करे। कि अगर उसने इसके खिलाफ जैसे कोई फेल हो गया हो अपनी ड्यूटी को करने में, या उसने मना कर दिया हो तो उस ड्यूटी को करने में, तो कोर्ट क्या होती है, ये रिट्स इशू करती है कि हाँ आप अपना काम कीजिए। और जो ये रिट्स होती है, ये किस किस के खिलाफ इशू की जा सकती है, कोई भी जैसे पब्लिक बॉडी हो गया, एक कॉरपोरेशन हो गया, एक इंफीरियर जो निचली कोर्ट होगी उसके खिलाफ, एक ट्राइब्यूनल हो गया जो समय समय पर गवर्नमेंट फॉर्म करती है। यहाँ मैनी ट्राइब्यूनल है, जैसे एनजीटी ट्राइब्यूनल है कोई, एक और गवर्नमेंट के खिलाफ हो गया कोई सेम पर्पस के लिए। और जो ये रेट सेटलमेंट में ये इशू नहीं की जा सकती, कहाँ कहाँ पे उसके विषय में जानते हैं। जो ये मेंडेमस रिट्स है, इसको कहाँ कहाँ पे इशू नहीं किया जा सकता। पहला है कि किसी प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी के खिलाफ इसको हाई कोर्ट इशू नहीं कर सकती, ना ही सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती। और दूसरा है कि जैसे कोई जैसे टू एनफोर्स हो गया, किसी जैसे डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन को एनफोर्स करने के लिए जो स्टैट्यूटरी फोर्स होता है, जो वैधानिक बल होता है, उसको अगर वो उसमें नहीं है, जो इंस्ट्रक्शन है, तो उसके इंस्ट्रक्शन के फोर्समेंट के लिए जो कोर्ट होती है, ये इशू नहीं की जा सकती। और तीसरा क्या होता है, जब ड्यूटी डिस्क्रिशनरी हो, यानी कि ऑप्शनल हो, मैंडेटरी नहीं हो, तब भी ये इशू नहीं की जा सकती। और चौथा है कि जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन होते हैं, कि उनको एनफोर्स के लिए ये यूज नहीं किया जा सकती। और पांचवा की जैसे अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नर के खिलाफ नहीं यूज की जा सकती। और ना ही ये जो सिक्स पॉइंट है, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, उसके खिलाफ यूज की जा सकती है, जो एक्टिंग है इन जुडिशरी कैपेसिटी, तो उसके खिलाफ यूज नहीं की जा सकती। Friends, we have discussed only two types of writs in this video, and remaining three types of writs we discuss in next video. If you have any question, please comment below, and please friend subscribe the channel and please like the video. और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।